नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मेरे टॉक शो में डिफरेंट करियर एस्पिरेंट्स को लेके आता हूं जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं और जिनका एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में है। तो आज उसी दौर में मैं आज एक इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज हैं और बैकग्राउंड उनका इंजीनियरिंग है, इनके साथ मेरे को बात करने का मौका मिला और मुझे लगा कि ये भी एक फील्ड है जिसमें आजकल बच्चे जाना चाहते हैं। इन इंस्टीट्यूट टीचिंग और इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, तो उसमें थोड़ी बहुत रोशनी हम सर से जानने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको हेल्प मिल सके। तो विदाउट डिले मैं सबसे पहले तो नरसिंह सर आपका धन्यवाद दूंगा जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप ही अपने वाणी से बताएं कि आप क्या एक्सपीरियंस और आप कौन है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले थैंक यू ऑडियंस। सर ने जैसा बोला कि मैं सबसे पहले बताता हूँ अपने नरसिंह भदौरिया जैसे मेरा नाम है, और साथ के साथ अपन गेट ईएससी और जो जेई की प्रिपरेशन होती है उसके लिए अपन क्लासेस कराते हैं। और मैं इंजीनियर्स एकेडमी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्लासेस कराते हैं और लगभग 10 साल से इस फील्ड में हूँ। और मैंने भी मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक सो 7-8 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। और गेट एग्जाम, बेसिकली जो गेट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अपन कराते हैं, और जिसमें ईएससी भी आ जाता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जेईएन आप समझते होंगे, जेईएन एईएन या जेई बनना है, यही बनना है, तो उसकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं पिछले कई सालों से। तो ये चल रहा है बस। तो सर आपने एक नई बात छेड़ दी, हो सकता है ये मेरी नॉलेज में नहीं था, ये पहले से था, बट मैं भी एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ 2009 कंप्यूटर साइंस। तो मेरे टाइम में मेरे को इतनी नॉलेज थी कि गेट का मतलब है कि अगर मेरे को एमटेक करनी है तो गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है ताकि मुझे वो कॉलेज अच्छे से मिल सके। बिल्कुल सही। तो आपने तो इसमें कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बात छेड़ दी, तो ये क्या है सर, थोड़ा इस पर रोशनी डालें। सर क्या है, जैसे कि मैंने बोला गेट जो है, गेट सर 2011 से पहले, गेट 11 से पहले तक क्या रहता था कि गेट का मतलब केवल एमटेक था, या पीएचडी कर सकते थे, एमएस करना हो, आईआईटी से एनआईटी से करना हो, उसके लिए मस्त था एग्जाम क्वालिफाई करना। तो जिस टाइम आपने सर किया है बीटेक, उस टाइम तक तो गेट का मतलब एमटेक था या पीएचडी था। बट राइट नाउ क्या है सर कि बहुत सारे पीएसयूज, मतलब महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सारे के सारे जो पीएसयूज हैं, ऑलमोस्ट सारे पीएसयूज जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, बेल गेट, ये सारे पीएसयूज आपके आज की डेट में गेट से लिंक अप हो गए। मतलब इनके कोई पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम गेट का एग्जाम हो जाता है। बस ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और आपका वहां पर तो सर ये पीयूसी क्या चीज है सर, थोड़ा अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाएं। पीएसयू मतलब सर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि एनटीपीसी हो गया सर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एक ही जॉब करनी है, या ओएनजीसी हो गया, मतलब जो अपनी ऑयल नेचुरल गैस कंपनी है, या एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, अगर आपको यहाँ जाना है, या एचपीसीएल हुआ, आईओसीएल हुआ, जितने भी पीएसयूज हैं, मतलब ओके, इन सारे पीएसयूज में अगर आपको एईएन बनना है, यही बनना है, तो इसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है, गेट देना पड़ेगा। मतलब विदाउट गेट, क्योंकि वो करते क्या सर, एग्जाम ही नहीं कराएंगे, उनका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको गेट देना होगा। और गेट के लिए सर जैसा पता है बीटेक तो पहले होनी चाहिए, मस्ट है। तो बीटेक किया, फिर उसके बाद गेट दो, तो अच्छा एमटेक तो जा ही सकते हो, वो रास्ता अभी भी है। एमटेक पीएचडी तो आप करोगे ही करोगे, एमएस भी कर सकते हो आप। तो ये सारी चीजें तो वहां ही है जो पहले चलती थी एज यूजुअल। बट राइट नाउ क्या, हमें काफी टाइम हो गया सर, 10-12 साल होने वाले, अभी तो 2025 है, तो 11 से हुआ था कि इसमें सारे पीएसयूज आपके लिंक हो गया। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है गेट के थ्रू बच्चों के लिए। और सर गेट के जैसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओके, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब आईएएस की पोस्ट मिलती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो होता है जैसे आईएएस है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज है। कल को अगर आपको रेलवे में अगर आपको आईएएन बनना है, तो उस केस के लिए आपको फिर ईएससी देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो भी लगभग प्रिपरेशन गेट जैसी है, मतलब सारे टेक्निकल पेपर्स आते हैं, कुछ नॉट पढ़ा रहता है। और फिर सर होता है जेईएन एईएन हो गया। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं स्टेट वाइज है, तो उनकी प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर होलसेल देखें तो सबका सिलेबस लगभग सिमिलर है। टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर आपको जो भी स्ट्रीम है, सीएस है या फिर इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, जो भी आपकी है, उसके हिसाब से आपको अपने अपने स्ट्रीम का पढ़ना रहता है। ओके, तो अगर मैं समझ पा रहा हूं तो जो पीएसयू आपने बोला, तो बेसिकली गवर्नमेंट की एक मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जिन्होंने जो डिपार्टमेंट वाइज, जैसे अपने प्राइवेट सेक्टर में डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी हो गया, नॉन आईटी, वैसे गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स है उनको इन्होंने ये डिफरेंट वर्टिकल में, एक ऑयल एंड गैस हो गया, एक इंजीनियरिंग वर्टिकल हो गया, इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया। बट उनका सबका एग्जाम का पैटर्न सेम रखा, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इंटरव्यू लेते हैं सर गेट के बाद, उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं, पहले इंटरव्यू होगा, और कई बार तो ग्रुप डिस्कशन भी होता है, मतलब करते हैं, उसके बाद भी वो रिफाइन करते हैं एक बार होने है। लेकिन गेट तो पहला है, गेट में रैंक आएगी तो ही वो कॉल करेंगे, फॉर्म उनका अलग से भरना पड़ेगा, वो है इस तरह से रहता है। तो सर जैसे आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात की, तो जो एक इंजीनियरिंग सर्विस, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम, जैसे अभी अपन एग्जांपल गेट का भी मेरे टाइम का दे रहा था, हालांकि मेरे को भी बहुत साल हो गए, तो उस टाइम हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिलिट्री वाली कंपनी भी आती थी,
तो वो जो उनकी इंजीनियरिंग वर्टिकल होती है उसके लिए वो एग्जाम लेती थी और फिर वो हमको एसएसबी के लिए कॉल करती थी। सर अगर देखिए उसमें एक एमईएस डिपार्टमेंट भी होता है सर, जी। उसके थ्रू तो अपन एसएससी जे का एग्जाम भी होता है, एसएससी जे, मतलब मैं सीजीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएससी जे मतलब जो रहेगा उसके थ्रू भी आप एमईएस में जा सकते हो मिलिट्री इंडियन सर्विसेज में, लेकिन वहाँ जे की पोस्ट मिलती है। बट द पॉइंट इज दैट अगर आपको एएन की पोस्ट चाहिए तो फिर उसके लिए ईएस देना पड़ेगा आपको, मतलब वहां भी आप जा सकते हो। कई बार लोगों का सपना होता है कि मैं आर्मी में जॉब करूं, है ना, या वहां पे जाके मैं रहूं, कैंट में रहूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमईएस में पोस्टेड है राइट नाउ। इवन जयपुर में मेरी एक स्टूडेंट है जो एमईएस में ही है अभी। ओके। तो अगर किसी को लगता है कि भाई उसको सपना मिलिट्री में और इंजीनियरिंग को कर रहा है, इंजीनियरिंग के बाद जाना चाहता है, तो उसके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। और वहां पर ऐसा कुछ मेडिकल नहीं होता है या ऐसा कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता है, बट लेकिन आपको फील ऐसी आएगी जैसे आप आर्मी में हो, क्योंकि आपको कैंट में रहना है वहां पर है जी। तो ईएस के थ्रू भी जा सकते हो, इवन एसएससी जे के थ्रू आप जेएन की पोस्ट में भी जा सकते हो। एएन की पोस्ट में जाना तो फिर ईएस देना पड़ेगा। ओके। ऐसे तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो रनिंग वनिंग जो मतलब एक आर्मी ऑफिसर के लिए होती है वो नहीं है, बट हाँ बेसिक मेडिकल और वो सारी चीजें वो तो रहेगा सर, थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट के लिए वो रहता है, हाइट वगैरह भी थोड़ी देखते हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहता है, और लेकिन फील एज ए आर्मी आएगा, बट काम आर्मी का नहीं होता वहाँ। अच्छा। काम वहाँ जेएन का ही होगा, बैक एंड टाइप होगा। हाँ, लेकिन आपको सारे वो उसी रूल्स में रहना पड़ता है, जो कि एनवायरनमेंट भी वैसे ही रहता है। कैंट में रहना सर बेसिकली, आपको जॉब भी वहीं करनी है, तो फिर फील भी वैसे ही है, लगता भी आर्मी जैसे ही। ओके। अब चूंकि अपन इसमें बात कर रहे थे सर, तो इसमें जो गेट में जैसे आजकल कई और भी वर्टिकल्स हैं, तो जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का जो संस्था है इसरो, उसके बारे में बहुत जान रहे हैं और लोगों को बहुत इच्छाक आ रही है, तो क्या गेट के थ्रू इसरो में भी एंट्री मिल सकती है या उसका अलग एग्जाम होता है? एक्चुअली गेट के थ्रू तो नहीं है इसरो का सर एग्जाम अलग से ही करना पड़ेगा। मतलब इसरो बेसिकली इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, तो इसमें अपना क्या है कि अगर आपको कभी भी इसरो में जाना है तो लगभग सिमिलर सिलेबस है सर इसरो का और गेट का। गेट से थोड़ा हल्का एग्जाम आता है, बट उसका एग्जाम अलग है। और सबसे अच्छी बात सर इसरो की क्या है कि कई बार जैसे बाकी जो एग्जाम्स हैं, गेट भी वैसे लगभग टेक्निकल है, थोड़ा सा नॉन टेक आता है, लेकिन इसरो की सर एक खासियत है, अब कोई भी एग्जाम देते हैं टेक्निकल, आज की डेट में सब में कुछ ना कुछ नॉन टेक आता है। नॉन टेक मतलब जीएस भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रही है, सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, कुछ कम नंबर्स में बट आता है। केवल इसरो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई नॉन टेक नहीं आता, केवल टेक आता है, और अगर उसको देना है तो फिर आपको अलग से पेपर देना पड़ेगा, तभी जा सकते हैं, उसमें इंटरव्यू होगा। और सर इसको मैंने इसलिए भी रखा क्योंकि हमारी जो ऑफ कैमरा बात चल रही थी उसमें मुझे पता चला कि आपने 2 बार इसरो का एग्जाम दिया, तो वो 2 बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या वो एक्सपीरियंस आप बच्चों को पढ़ाते टाइम शेयर करते हैं या वो हेल्प होती है? कोई बच्चा निकल पाया अभी तक? नहीं सर, हमारे कई सारे बच्चे जो इसरो पहुंच भी गए हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं, और साइंटिस्ट सी की पोस्ट मिलती है वहां पर आपको, और बहुत अच्छी जॉब है। हमारी एक स्टूडेंट दिविक्षी अजमेर की, अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज की है, जिसका भी रिसेंटली हुआ था वहां पर, इसरो में राइट नाउ पोस्टेड है। एएन की पोस्ट बोलो उसका, लेकिन वो साइंटिस्ट सी करके ग्रेड देते हैं। इवन सर मैंने भी 2 बार ये रिटर्न क्वालिफाई किया इसका, है ना, इंटरव्यू भी दिया। बट वही है कि सर उस टाइम, जैसे आपका सर 2009 था, मेरा 2012 था, तो उस टाइम सर क्या होता है कि थोड़ा सा इतना चार्म नहीं था जितना आज है, क्योंकि अब चीजें सब सैटेलाइट बेस्ड हैं, तो हर बंदा जाना इसरो क्या होता है। उस टाइम तो मेरे को लगता था इसरो एक नौकरी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पता था। बट द पॉइंट इज दैट आज की डेट में सर, जैसे आप भी, कोई भी, आप तो वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट जो नॉर्मल बंदा सर बीए भी कर रहा है ना, जिसको इंजीनियरिंग से कोई लेना है, वो भी इसरो जानता है। मूवी सर बन गई, कौन सी मूवी थी वो, एक आई थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, जो इसरो पे बनी थी, है ना, तो जिस पर मतलब तो चंद्रयान बना था, तो सबको पता है इसरो क्या होता है। तो अगर वो भी बहुत बढ़िया है, और अगर इंटरव्यू में क्या होता है सर, इसका एग्जाम निकालना थोड़ा सा तो इजी है, इंटरव्यू थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको देखते हैं, जज करते हैं कि क्या आप वहाँ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और सर इसका इंटरव्यू लगभग 1 घंटे के आसपास चलता है। ओके। इवन कई बार सर ऐसा भी हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं, बहुत सारे गए वहां पर, कि 1 घंटे का इंटरव्यू हो रहा है, अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट ये डिजर्व कर रहा है इस पोस्ट को, तो बीच में इंटरव्यू हॉल्ट कर देते हैं। अच्छा सर, आप भी शायद एचआर से ही हैं। बिल्कुल। जनरली क्या होता है, वन टॉक में ही सारी चीजें फाइनल कर लेते हैं, बट वहां पे सर क्या होता है, सर 1 घंटे इंटरव्यू चल रहा है, तो बीच में रोक लेते हैं, कि उनको लगता है कि यार बंदे में दम है, बोलेंगे ठीक है, आप एक काम करो, आप कूल हो जाओ, फिर से आना आप आधे घंटे बाद, आप जॉब आर घुमाओ, एंड देन यू कैन कम बैक अगेन। ग्रेट। तो इस लेवल की सर वहां पर चलती है, और बहुत बढ़िया है सर जॉब है, अगर मिलती है तो बहुत बढ़िया रहता है स्टूडेंट्स का। हाँ, क्योंकि सर ये वो वैसा है ना, ये भी 24/7 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां पे बहुत सारे माइनर, मेजर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे, जिसका आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट रहेंगे। तो अच्छा, अब इन चीजों में सर मेंटल हेल्थ कितना मैटर करती है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं सर, वो क्या होता है कि बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी आउटकम के चक्कर में अगर वो कुछ फेलियर आ जाता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते। तो आप क्योंकि हजारों लाखों बच्चों से डेली इंटरेक्ट करते हैं सर, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही बोलूंगा, चाहे वो बच्चा 11th 12th की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो बीटेक कर रहा हो, या बीटेक के बाद तैयारी कर रहा हो, कुछ भी करता हो,
या और छोटी क्लासेस में हो, मैं तो उसको ही बोलूंगा कि देखो बहुत ज्यादा आपको पहले तो भेड़ चाल में नहीं चलना है। गार्जियन को बोलना चाहूंगा ये कि अपने बच्चों पे आप बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर मत डालो, उसको कूल रहने दो। कई बार मैं देख रहा हूँ सर, अपन तो की सोसाइटी में रहते थे तो अपन देखते हैं कि सर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, गार्जियन कर क्या रहे हैं, उन पे अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपनी डिजायर उन पर थोप रहे हैं। उसको चलने दो, वो एक अलग पौधा है, वो अलग ग्रो करेगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप उसकी अपनी जो एम्बिशंस है, अपनी जो डिजायर है उस पर थोपोगे कि आप ऐसे बने हो, तो उसको अपने हिसाब से सेफ होने दो। तो मैं जब वो अपने हिसाब से सेफ होगा सर तो अच्छा निकलेगा। और सर आज की डेट में तो क्या है, एक इंजीनियरिंग ही ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट कि आप वहां जा सकते हो, मेडिकल नहीं है। आजकल तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे वहां पर भी आपका मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। तो अब सर मैं तो यही कहूंगा गार्जियन से बच्चे को भी कि आप तो जिस चीज में मन लगता हो, पढ़ाई तो देखो एट द लास्ट करनी है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो और जो आपका पैशन उसमें काम करो। और गार्जियन को भी मैं यही बोलना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहा है कि भाई अपने बच्चों को अननेसेसरी उन पर थोपो मत, और जो उसका मन करता है उसको करने दो। मन का इन द सेंस ही नहीं कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको मना मत करो, उसकी डायरेक्शन को देखो, आप वो क्या कर रहा है बैकएंड पे उसको आप ऑब्जर्वेशन रखो, बट उसको आप रिस्ट्रिक्ट मत करो किसी काम के लिए कि ठीक है उसका मन करता है, स्पोर्ट्स में मन कर रहा है तो उसको खेलना दो यार, स्पोर्ट्स हो सकता है उसमें अच्छा करे। लेकिन आप ऐसे सोचोगे नहीं मैं उसको क्या करना है, इंजीनियरिंग करानी है, उसको तो गेट निकलवाना है, गेट तो बहुत दूर की बात है, उसको आईटीजी कराना है। तो रुको पहले, थमो, आप उसका कैलिबर देखो कि आईटीजी कर पाएगा क्या, उसको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है, हो सकता है उसका लिटरेचर में इंटरेस्ट आ रहा है, तो व्हाई वी गो फॉर द गेट और व्हाई वी गो फॉर द आईटीजे नीडेड डॉक्टर एंड ऑल। सो द पॉइंट इज दैट कि आप उसको देखो, हो सकता है सिंगर बनना चाह रहा हो सकता है नेक्स्ट अरिजीत सिंह वही हो, आप अननेसेसरी मत हो। तो यही सारा है मतलब, तो इससे बच्चा भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, गार्जियन भी स्ट्रेस में रहेंगे, और उससे क्या होगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जो मैं देखो सर लाखों बच्चों को पढ़ा दिए मैंने सर देखा है मतलब अपने इस पूरे कैरियर में 10 साल के कि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ घर का एनवायरनमेंट सही होने की वजह से उनके कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाते। लेकिन कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, घर का सपोर्ट अच्छा होता है, घर की उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा गार्जियन से बच्चों से कि मस्त रहो। और चूंकि अभी अपन, इससे पहले कि मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊं, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, अभी कई बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम, फिर अभी सेंट्रल के चल रहे हैं, फिर सीधे स्टेट पे आएंगे, और ये एक फेज है बच्चों का। कई बच्चे क्योंकि नए स्कूल में जाकर के एग्जाम देना होता है एज पर गाइडलाइन, और कई बच्चे कई पेपर में अच्छा करते हैं, दूसरे में फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे सर कि ताकि वो क्या है कि दूसरा पेपर ना बिगाड़े इस पर्टिकुलर पेपर के? देखो मैं चाहे बोर्ड की बात करूं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करूं, जैसे कोई बच्चा, जैसे मेरी फील्ड की बात करता हूं तो बहुत सारे एग्जाम एक जैसे हैं, गेट हुआ, ईएससी हुआ, जेईई हुआ, डिफरेंट एग्जाम होते हैं। तो हमेशा बच्चों को गाइड करता हूं कि जो बीत गया वो बीत गया, अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हो गया सो हो गया, क्योंकि उसको अपन संभाल नहीं सकते। तो जो नेक्स्ट है उस पर ध्यान दो, पुराने पे करने से कुछ होने वाला है नहीं, और उसको अपन अगर रो दोगे कुछ हो जाता तो अपन रो लेते बैठ के, एक बार कुछ नहीं होने वाला है। तो अपन ने जो गलतियां करी उससे आपको सीखो और नेक्स्ट टारगेट को सेट करो, उस पर काम करो, क्योंकि पुराना सारा अपन रिकॉल करेंगे तो उससे और एंजाइटी आएगी, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप बिल्कुल कूल रहो और पुराना सोचो मत, और रिजल्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, रिजल्ट जो आएगा वो तो आएगा, उसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। और सेम फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, सर के साथ साथ मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि क्या होता है बच्चे तो कई बार फिर भी अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है पेरेंट्स आते याद अरे कैसा हुआ पेपर, क्या हुआ, नहीं आप उनको बोलो ठीक है पेपर दिया है, अब आराम से रिलैक्स कर और अब कल के पेपर की तैयारी कर, आज का देखा जाएगी, जब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे अपन। तो अब इसी से सर आइए अब अपन इसमें कैरियर रिलेटेड पर्सपेक्टिव पे जाते हैं। सर ये तो आपने बता दिया क्या क्या थे, अब एज अ फैकल्टी, अब एज अ टीचर हम बात कर रहे हैं, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैं भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट आज नाउ मैं एक कन्वर्ट हो गया हूँ कैरियर काउंसलिंग, एचआर और डेवलपमेंट में भी था पहले, तो मैंने मल्टीपल कैरियर देख लिए। अब आप एज अ फैकल्टी हैं, तो फैकल्टी के तौर पे एक इंस्टीट्यूट फैकल्टी, क्योंकि देयर आर 3 टाइप ऑफ फैकल्टी, या तो वो स्कूल में होगा या कॉलेज में होगा या फिर वो कोचिंग में पढ़ा रहा हो, या तो खुद की पढ़ा रहा हो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हो। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है एक फैकल्टी में एज अ कैरियर बनाने में, और क्या क्या पैरामीटर्स आप देखते हैं सर एज ए 10 इयर्स? आप हो सकता है अब एक बोर्ड के भी पार्ट हो, जहां पे आप सिलेक्शन कमेटी के भी पार्ट हो, तो जहां आपने शुरुआत की थी और आज आप एक मुकाम पे हैं, तो इस दौर को गुजरने के लिए किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसको आगे बढ़े और कैसे इसमें बंदा अपने आप को सेटल डाउन कर सकता है? बिल्कुल सर, बढ़िया क्वेश्चन आपका है। देखिए सर एक्चुअली क्या, जैसे आपने 3 कैटेगरी डिवाइड करी, बोर्ड, स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया, या इसके बाद लास्ट में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हो गई। देखिए सर टीचर्स तो देखो टीचर ही है, पहली बात तो स्टूडेंट को गाइड कर रहा है, एक तरह से देश की सेवा ही कर रहा है, तो लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो सब में है। अब जैसे सर स्कूलिंग में क्या रहता है कि मतलब अगर मैं 11th-12th की बात करूं तो बच्चे को क्या रहता है कि थोड़ा उस पर गार्जियन का कंट्रोल रहता है, और सिलेबस भी थोड़ा सा कम ही रहता है, लिमिटेड सिलेबस रहता है, उसको पढ़ाना होता है, उस हिसाब से बोर्ड लिखना होता है, और चीजें फिक्स पैटर्न पे आती है, बहुत ज्यादा कुछ जरूर भी आता नहीं है कि
कुछ पता नहीं क्या आएगा, है ना, बिल्कुल प्रॉपर सिलेबस डिफाइंड है और स्ट्रेस कहानी चलती है। तो टीचर वहां थोड़ा कूल भी रहता है और इजीली कोई भी पढ़ा सकता है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर ले। तो स्कूल में तो बहुत आसानी से आप कैरियर अपना चालू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पेन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस नहीं है वहां पर और बहुत ज्यादा कुछ सिलेबस भी नहीं रहता है। सेकंड सर जो होता है ना कॉलेज का, सर तो आप भी कॉलेज में रहे, मैं भी रहूं, कॉलेज में तो क्या ही पढ़ाई होती है, तो लेकिन ठीक है सर, प्रोफेसर तो वहां भी रहते हैं, तो लेकिन बहुत ज्यादा कॉलेज में भी लोड नहीं रहता है। मैं प्रोफेसर में रहता, वो भी मस्त रहते थे, अपन भी रहते थे। लेकिन सर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं अपनी फील्ड की बता रहा हूँ कि यहाँ पर आके कोई बहुत टफ जॉब है, लेकिन लिटरली बताऊं, इन तीनों सेगमेंट में अगर बात करूं तो इन तीनों से अगर बात करूं अगर मैं, तो सबसे ज्यादा सर कंपटीशन में, चाहे वो आईटी जेई का बंदा हो, कोई पढ़ाता होगा वो भी अगर इस वीडियो को सुनेगा, या फिर हमारी फील्ड का हो, यानी कंपटीशन, या सर कोई नॉन टेक का भी टीचर है जो कंपटीशन में होगा, तो यहाँ सर थोड़ा सा स्ट्रेस तो है। कारण क्योंकि यहाँ सर नए नए रोज चीजें आती पेपर में, नई नई कहानियां होती हैं और अलग अलग टाइप का बच्चा आता है सर, एवरेज भी आता है, स्मार्ट भी आता है, और जो बच्चा कोचिंग करने आता है सर, उसको ना तो डिग्री चाहिए हमसे, मतलब जो कोचिंग लेने मेरे से आ रहा है सर, कोचिंग नाम ही है कोच, तो वो मेरे पास आएगा तभी जब हम उसको कुछ ऐसा डिलीवर करेंगे या उसका एग्जाम निकलवाएंगे। कॉलेज में उसको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, स्कूल में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो एक उसको सर वो रहता है कि भाई मुझे एक चीज का ये है कि डिग्री मिल जाएगी, उस चक्कर में कॉलेज ज्वाइन करा। लेकिन हमारा बच्चा सर तभी आएगा, हमारे पास बच्चा तभी आएगा जब उसको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि क्या टीचर बेस्ट पढ़ा रहा है, या फिर मतलब डायरेक्टली बोलूं कि फीडबैक आपका, सेकंड कि आप क्या उसको रिजल्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, दो चीजें सर। तो इस फील्ड में, मेरी फील्ड में अगर कोई बच्चा आना चाह रहा है या कोई भी आना चाह रहा है, तो मैं तो, या किसी आईटी जे की फील्ड में जाना चाह रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप तो कंसेप्ट में इनरिच करो, बढ़िया कंसेप्ट प्रिपेयर करो, और लगे कि नहीं यू आर कॉन्फिडेंट, और मैं तो कहूंगा एक आध बार आप खुद भी एग्जाम निकालो। जैसे सर मैं अगर गेट फील्ड पढ़ा रहा हूँ तो बोला 7-8 बार सर गेट निकाल चुका हूँ सर, तो अगर इस फील्ड में हूँ तो अच्छा भी लगता है कि चलो आज मैं जिस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, जिस बच्चों को गाइड करो, एटलीस्ट मैंने तो एग्जाम निकाला हुआ है। अब हम बातें तो नहीं कर सकते ना, तो पॉइंट इज दैट आप एग्जाम एटलीस्ट निकालें, पहले खुद भी निकालें, फिर बच्चों को गाइड करें, और साथ के साथ कंसेप्ट बढ़िया करें। और जैसे सर ने पूछा कैसे आ सकते हो, सिंपल प्रोसेस होता है सर कि आपको एक टेस्ट होता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे दीजिएगा, प्रॉपर इंटरव्यू होता है, वहां पर बंदे रहते हैं, आपका इंटरव्यू होगा, आपका टीचिंग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और उसके बाद में बस दैट्स ऑल, उसके बाद आपको मिल जाएगा, और आपके पास एक्सपीरियंस है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो एंट्री लेना बहुत आसान है, मतलब कोई बहुत टफ नहीं है। ओके, तो बहुत आसानी हो सकता है। तो सर इसमें भी वो सब्जेक्टिव होता है या ऑल राउंडर भी लेते? नहीं सर, एक्चुअली में यार क्या होता है, हम लोग जैसे कि सपोज किसी बंदे ने कहा मुझे गेट का पढ़ाना है, तो अपन ट्राई करते हैं कि जो गेट के जैसे क्वेश्चंस हैं वो सारा पेपर लेते हैं। उन्होंने बोला कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट तो बात की बात है, पहले मैं पूरा पेपर लूंगा कि एक मिनिमम क्वालिफाई में देखता हूँ कि, क्योंकि सर क्या होता है हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंकअप है, तो ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही आपको आता है, हाँ, लेकिन जिस टाइम आपको टेस्ट निकल जाएगा देन उस टाइम फिर हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी मैं टीचिंग स्किल चेक करता हूँ कि अब आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आता है, इसको पढ़ा के दिखा दो। फिर सारे नहीं पढ़वाएंगे, आपको जो 1-2 सब्जेक्ट आते हैं उनको पढ़वाएंगे, लेकिन बिफोर डेमो क्लासेस अपन लोग करते क्या है कि एक टेस्ट जरूर लेंगे। टेस्ट में सर सारे सब्जेक्ट रहेंगे, 10-12 जो भी होते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक आपको, अच्छा टेस्ट का ये नहीं कि 98 नंबर ला, 90% मतलब एक एवरेज मार्क्स आ जाने चाहिए कि हाँ भाई क्या बंदे को सब सब्जेक्ट का नॉलेज पता है। क्योंकि जैसा आपने बोला, क्योंकि और ये बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए उन बच्चों को जो इस टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूट वाइज, क्योंकि क्या है कि वो सर का क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा हुआ है। क्योंकि अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन उस चीज की पता है कि आसपास की, क्योंकि इंटर हो सकता है कल को फिजिक्स में कहीं कोई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगा के डाल दिया, बिल्कुल, तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो वो इसीलिए सर ने लास्ट में ये भी बोल दिया कि मैं आपसे 95% नहीं पूछूंगा कि आपका नंबर उसमें नहीं, लेकिन हाँ पासिंग मार्क्स तो हो, पता है कि हाँ मैथ और या मैथमेटिक्स आ गई, फिजिक्स में मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और डेफिनेटली जब आप डिग्री लेकर के आए हैं तो हमने सारे सब्जेक्ट पढ़े ही हैं, मेरे टाइम में 42 प्लस सब्जेक्ट होते थे, आज और बढ़ गए होंगे। तो इस तरह से जब आप, और इंजीनियरिंग वाला मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आता है टीचिंग के लिए, तो बहुत सही बात बोली सर ने, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए सर आप जो बता रहे थे, तो इसमें जैसे जो टीचिंग है, तो अब जैसे सब्जेक्टिव है, अब कई बच्चे क्या है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनको लगा कि मेरे तो खुद का पढ़ाना है, और हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स डेवलप हुए जो वेल स्ट्रक्चर्ड थे, तो उन्होंने तो अपना अडॉप्ट किया कि ऑनलाइन क्लासेस चालू करेंगे, क्योंकि वो फिजिकली अलाउड नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। बहुत अच्छी चीज है कि वो ऑनलाइन ही चलाए, बट उस दौरान कई ऐसे उभरते हुए सितारे भी आए जिनके आज अच्छे बड़े नाम है, अपन नाम नहीं लेंगे क्योंकि मल्टीपल है, एक किसी का नाम लेना भी सही नहीं है। तो उन लोगों को, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जैसे वापस से फिजिकल का दौर आ गया है, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर वो क्या केवल फाइनेंशियली स्ट्रांग होना काफी है उनके लिए, या उनको थोड़ा सा
एनवायरनमेंट का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप 10 साल से हैं और बोर्ड के पार्ट रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था। ठीक है सर, जैसे जो ऑनलाइन प्लेयर्स जो आए, कुछ लोग तो पहले से सर थे मार्केट में ना, जो ऑफलाइन थे ऑनलाइन में वो ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट कुछ बंदे ऐसे भी कोविड के टाइम जो नए आए है ना, उनका बहुत अच्छा चल भी रहा, बहुत सारी कोचिंग अच्छी चल रही, नो डाउट। बट द पॉइंट इज दैट कि सर हो क्या रहा है कि कोविड के टाइम में क्या अचानक से सारा शट डाउन हुआ, तो ऑनलाइन में हाइप आई एक। लेकिन मैं तो यही कहूंगा सर, जो चाहे जो कोई टीचिंग कर रहा हो या कोई बच्चा पढ़ रहा हो, मतलब अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं किसी भी चैनल को, कोई भी चैनल हो, चाहे मेरा चैनल हो, किसी का भी चैनल हो, तो आप कई बार एक बार उसकी डेप्थ में जाना सर, क्योंकि हो क्या रहा है सर, ऑनलाइन में कई बार चीजें दिखती नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज ग्राउंड में नहीं है ना सर, तो उसकी आपको कैसे अहमियत पता लगेगी। आजकल सर ऐसा हो गया है कि एक एक कमरे में कोचिंग चल रही है सर, नो डाउट कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर एज ए स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना है कोचिंग, तो बहुत पहले आप उसका एनालिसिस करें, क्योंकि सर एक टाइम था, आपके टाइम में तो सर कोचिंग गिनती की रहती होंगी, है ना, मेरे टाइम ही थी सर। अभी तो सर कोचिंग आप देख लो कितनी सारी, मतलब आप चैनल खोल दोगे तो आपको 50 कोचिंग लाइन से आ जाएंगी। तो तहकीकात करो कि भाई कहाँ एडमिशन लेना, क्या करना है। और मैं तो टीचर से बोलना चाहूंगा जो पढ़ा रहे हैं कि भाई आप अपना वेल कंटेंट तैयार करें, किसी को मतलब आप इस तरह से फेक चीजें ना कराएं, क्योंकि सर मार्केट में बहुत फेक है। तो एज ए टीचर, क्योंकि टीचर की रिस्पेक्ट मार्केट में बहुत है सर, आज मैं इस फील्ड में इतने सालों से हूँ, तो उसके पीछे कारण ही यही है कि सर लिटरली सर हमारे जो बच्चे भी हैं सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं क्या ही बोलूं सर, तो उसका एक सर अलग ही है। तो टीचर्स को बोलूंगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाएं, और ऑनलाइन है अच्छी बात है, और कम कॉस्ट में चीजें मिल रही लोगों को, बढ़िया है। लेकिन आप लोग भी जो पढ़ रहे हो, आप लोग भी थोड़ा ध्यान देके कोचिंग्स को ज्वाइन करें, और जो लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग भी ध्यान रखें कि भाई ऑनलाइन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ग्रेट। तो सर आपने वैसे मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले दे दिया, कि स्टूडेंट किन बातों का ध्यान रखें चेक करने के लिए, दैट्स गुड, आपने टाइम सेव कर लिया। बट मैं वापस से आपके मेरे पहले क्वेश्चन पे आता हूं। मैं चाह रहा था टीचर जो है ना, जैसे कई, क्योंकि मेरी जो टॉक होती है उसमें मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बात करता हूं, और एक आपने जॉब सीकर, तो अभी आपने जॉब सीकर के पैरामीटर बता दिए थे। अब वो जॉब सीकर नहीं है, वो खुद ही अपना एक इंस्टीट्यूट खोल रहा है XYZ, जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं, इनके आई एम श्योर जो ओनर है वो भी एक तरह में टीचर रहे होंगे, आज हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास फंड है, मैं खुद का इंस्टीट्यूट चालू करता हूँ, बिल्कुल सर, तो क्या उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि नहीं पहले उनको भी पहले कुछ पढ़ा के आना चाहिए, या सीधे वो डे 1 से कूद जाए? नहीं सर, मैं ऐसे कहूंगा, अगर फंड है तो अच्छी बात है, फंड तो चाहिए हर चीज के लिए, बट वही मैंने बोला ना सर, जो भी आपने सेम आंसर मैं दूंगा वापस से, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके या आप वीडियो क्वालिटी अच्छी करके, मतलब चीजों को शो ऑफ करके मत करें। मतलब आपके पास पूल होना चाहिए, क्योंकि सर देखिए सर, चाहे IIT की फील्ड हो, चाहे गेट की फील्ड हो, चाहे एक पूल चाहिए होगा, टीम वर्क चाहिए होता है। एक बंदा पढ़ा भी नहीं सकता है, ठीक है आप 2-4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिशन में 4-5-6 सब्जेक्ट होते हैं या टॉपिक्स होते हैं सर। अब मान लो अगर IIT के बाद फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है, अब फिर अगर IIT चलाओगे तो नीट भी चलाओगे साथ के साथ आप, तो सर एक पूल चाहिए आपको, और आपके पास अगर नॉलेज है तो आप आ सकते हो। आज की डेट में तो सर ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया चल रहा मार्केट, और मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मार्केट है सर, बिल्कुल आ सकते। तो इसमें उनको किन किन बातों का ध्यान रखना? मेन तो वही सर, अपनी फैकल्टी पूल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, खुद में नॉलेज, अगर आप टीचर हो तो आपके अंदर एक मतलब वही होता है ना कि नॉलेज आपको भी होनी चाहिए, और जाहिर से पूल चाहिए टीम का। मतलब अगर इसका सार देखें अपन, तो अगर वो खुद का स्टार्ट कर रहा है बिकॉज ही हैव अ सफिशिएंट फंड, और वो नाम बनाना चाहता है, तो जो वो अपनी टीम बनाए, चाहे वो अपने दोस्तों की टीम बनाए शुरुआत में, क्योंकि जब कहते हैं ना जैसे स्टार्टअप स्टार्ट होता है, तो ये भी एक तरह से बच्चा स्टार्ट हो रहा है, तो पहले शुरुआत ऐसे ही होती है कि अपना दोस्त से बोल दिया यार भाई तू मेरे साथ जुड़ जा, उसको बोल दिया, या एक आध कोई सीनियर ले लिया, उसको पता है कि तेरे में जील है तो वो तेरे साथ जुड़ गया, एक बार पैसे ना देख करके वो जील देख करके जुड़ गया। तो उस दौरान एक बंदे को वो चीज का ध्यान रखना है कि वो जो बंदा ले रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो बंदा कहीं गलत ना निकल जाए, राइट? जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड है उस कारण से आप ना उसको लें, पहले उसका भी स्किल अपने लेवल पे चेक कर लें कि नहीं ये डिजर्विंग भी है कि नहीं। हाँ, जिस एग्जाम की तैयारी आप कराने जा रहे हो, जो कैंडिडेट आप रख रहे हो अपने पास, जो आप रख रहे हो बंदे, वो है वाकई में क्या वो डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब आपने पूल तो बना लिया और पूल किसी काम का नहीं है, या आप खुद भी एक टीचर हो गए, अगर आपके अंदर एंथो है कि भाई मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर नॉलेज होगी, तभी आप आ रहे होगे, तो एक सब्जेक्ट खुद भी लेते होगे आप, है ना, और उसी हिसाब से आप बंदों को जोड़ो। और मतलब इजी है सर, मतलब टफ नहीं है, मतलब आसानी से किया जा सकता है। पहले से टफ था जी, ऑफलाइन टाइम था सर, उस टाइम जाइंट्स थे पहले से, तो कूदना टफ था। आज सर क्या है ना कि जो जाइंट्स है वो है, बट आप आ सकते हो मार्केट में, मतलब एक बहुत बड़ा समुंदर है, अब इसमें आप कैसे तैरते हो और कैसे अचीव करते हो वो आपके ऊपर है, राइट? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने कवर कर दी सर। बिल्कुल। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी चीज रह गई हो जो बच्चों के काम की हो या जो फैकल्टी बनना चाह रहे हो उनके काम की हो और आप बताना चाहें। सर ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कवर हो गई, बस वही है जो एक अपन नॉर्मल टॉक कर रहे थे कि भाई पेरेंट्स, वो जो अपन बात कर रहे हैं ना, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर बच्चा हो,
वो जो आपने जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि बच्चा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, आजकल से बहुत कॉमन चीज है। तो वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ना तो बच्चों को स्ट्रेस दो, ना गार्जियन स्ट्रेस ले, पेरेंट स्ट्रेस ले, मस्त रहो। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना सर कि जबरदस्ती थोपा थापी ना करो आप बच्चे से भी, बहुत ज्यादा डिजायर मत समझो उसकी, उसके आप विल को समझो कि क्या करना चाह रहा है। इससे क्या रहेगा कि पेरेंट्स भी कूल रहेंगे और बच्चा भी कूल रहेगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये सर मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। बच्चे को जितना फ्री छोड़ोगे बढ़िया काम करेगा, बट उस पर आप नजर बनाए रखो कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे सर हैं, बहुत आगे तक जा रहे हैं। लेकिन बस वही है कि थोड़ी नजर बनाए रखनी है और नो डाउट सारी चीजें बहुत एकदम राइट पाथ पे चलेंगी और बच्चा भी बहुत आगे निकलेगा बस। और सर इसमें मैक्सिमम किस पोस्ट तक जा सकता है बंदा? मतलब कोचिंग, अच्छा कोचिंग वाले में? कोचिंग में सर टीचर ही रहता है और क्या होगा। मतलब एक्चुअली में क्या चाहे सर, देखो पोस्ट वाइज तो क्या सर, यहाँ पर भी सर डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो गया, तो इसमें जैसे आज की डेट में सर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट खुद ही लीड कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया, मैं 6-7 साल से इसी कोचिंग में हूँ, इंजीनियर्स एकेडमी में हूँ, तो मैं खुद लीड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप जैसे जैसे आप जाएंगे तो वैसे वैसे करके आप लीड करते रहेंगे चीजों को। तो द पॉइंट इज दैट कि लेकिन एट द सर पढ़ाना तो पड़ेगा। कोचिंग में ऐसा नहीं होता कि सर एचओडी सिस्टम है कि आपको केबिन मिल गया बैठे रहोगे। एचओडी मतलब वो भी पढ़ा रहा है दम लगा के, वो बेस्ट पढ़ा रहे हैं समझो आप। मतलब अपनी तारीफ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ गया। मैं चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आज आप देखेंगे सर चाहे आईटी रही के इंस्टीट्यूट हो, अगर वहां पर कोई बच्चा टीचर टॉप पर है तो वो बहुत अच्छा टीचर है, उन्होंने बहुत मेहनत करी और आज भी पढ़ा रहे हो। ये नहीं कि बस वो रुक गए हैं वहां, ठीक है कॉलेजेस की सर बात अलग है कि वहां प्रिंसिपल साहब है वो पढ़ाएंगे नहीं, वो केवल बस मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ सर ऐसा नहीं, कोचिंग में तो सर पढ़ाना ही पड़ेगा और बढ़िया पढ़ाना पड़ेगा, तभी मतलब तभी बच्चा। और एक एंड में आई थिंक गुरु मंत्र बच्चों के लिए मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर आदमी कोटा नहीं पहुंच सकता, हर आदमी दिल्ली एनसीआर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कुछ बच्चे, हम इसमें सभी बच्चों को टारगेट करते हैं जो गांव खेड़े से हों और जो टॉप क्लास के बच्चे हों। तो जो बच्चे नहीं जा पाते, और जरूरी नहीं है हर आदमी कोटा पहुंच के ही टॉपर बने, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपने आप को कैसे इन एनवायरमेंट में सेट कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जाहिर सी बात है कि जो आज का दौर है सर, ऑनलाइन का दौर है, तो अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली दिक्कत में है या नहीं जा सकता वहां पर, या उसको कई बार फाइनेंशियली भी अच्छा होता है, वहां का एनवायरनमेंट, वहां का खान पान अच्छा नहीं लगता है, सर ऑनलाइन इज बेस्ट। ऑनलाइन आप ले सकते हो। बस वही ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी सर बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, कि उसमें एक क्या होता है ना कि डेडिकेशन नहीं बन पाता है, एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। तो जाहिर सी बात है कि आप रेगुलरिटी बनाएं और डेडिकेशन दिखाएं, प्रॉपर क्लासेस लें, कोचिंग को फॉलो करें, अपने मेंटर को फॉलो करें, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ऑनलाइन सर बहुत सस्ता है और जो फीस आप लाखों में दे रहे हैं वो हजारों में आ जाती है, और घर बैठ के खान पान अच्छा रहेगा तो आप ऑनलाइन बुक। मेरे सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, मतलब अलग अलग, कोई जम्मू कश्मीर से, सर कश्मीर से भी है सर बच्चे। कभी नहीं देखा मैंने आज तक उनको, बट उनका सीधे मैसेज आता है। अभी सर मेरे पास एक मैसेज आया है, तो महाराष्ट्र से बच्चे का, जो भी महा ट्रांसको की वैकेंसी थी, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। हम लोग कभी नहीं देखा। ऑनलाइन मेरा एक उड़ान बैच चलता है, उसमें पढ़ रहा था, उसका मैसेज था मैं इस बैच का स्टूडेंट। लिटरली पहली बार ही फोटो देखा मैंने कि ये बच्चा कोई है। तो पॉइंट इज दैट है सर, ये ऑनलाइन का तो फायदा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है या नहीं आ सकते हैं, मतलब कोटा या किसी पर्टिकुलर स्टेट में पढ़ने के लिए, तो मतलब बेस्ट है। तो आप बढ़िया तैयारी करो और निकल सकते हैं। और एक आखिरी एंड नोट मेरी तरफ से, और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है सब बच्चों के लिए, आपका आंसर मैं उसमें चाहूंगा कि एक फैकल्टी को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, और एक स्टूडेंट को कितना टाइम देना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके, दिखावे में नहीं, जेनरिक वे में कितना टाइम देना चाहिए फॉर स्टडी पर्पस, क्योंकि फैकल्टी को भी पढ़ना तो पड़ेगा तभी वो पढ़ाएगा, और बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा तभी वो एग्जाम निकाल पाएगा। देखो बच्चे का तो मैं बोलूंगा भाई जितना आपका मन लगता हो, अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो कोई लिमिट नहीं होती। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कोई मिशन है, विजन है, गोल है, तो सर उसके लिए आपको एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ ना सर, मेरे एक सर थे हमेशा बोला करते थे 16+8 का कॉम्बो बनाओ, 16 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना है। तो मैं उनसे पूछा सर कैसे 16 घंटे कैसे कोई पढ़ सकता है? कह रहे कैसे नहीं पढ़ सकते, तो आप ब्रश कर रहे हो तो कोई फॉर्मुला रिवाइज कर सकते हो, मतलब आपको लिप्त होना पड़ेगा। मतलब आपसे सर कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट है सर, इंडिया में तो फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा है, तो उस टाइम तो आप जितना हो सकता है मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूंगा स्ट्रेस लेके पढ़ो, मजे से पढ़ो, आप चीजों को रिवाइज, ना तो कोई टाइम होता है, आपका लगता है कि 2-3-4 घंटे हो जाता है, 2-3-4 घंटे पढ़ लो, लेकिन आप ट्राई करो कि उसी तरह का ऑरा क्रिएट करो हमेशा के लिए। टीचर्स के लिए बोलना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि भाई जो चीजें नहीं आ रही हैं, अपडेट हो रही हैं, पेपर्स जो नए नए हो रहे हैं उनको देखो, उस हिसाब से चीजों को ट्यून करो। ये नहीं कि मैं 2015 में जो पढ़ा रहा था गेट के लिए आज 2025 में नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि सर पेपर का पैटर्न चेंज होता है। पहले पेपर कुछ अलग टाइप का आता था, आज पेपर अलग टाइप का आता है सर हर 2-4 साल में पेपर का पैटर्न ही बदल जाता है।
पहले क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते थे, अब सर फिलिंग द ब्लैंक्स आने लगे। और सर जो अपने आज मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पूरा देखता हूँ, जिसमें अंदर जितने भी इसमें सर्किट्स लगे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट भी देख रहा हूँ। बेसिकली मैं सर्किट पढ़ाता हूँ, मतलब घर के जो सर्किट्स हैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी वायरिंग्स नहीं पढ़ाता हूँ वैसे, लेकिन जो ये जितना भी है सारा कुछ ये पढ़ा रहा हूँ आपका। और इसके अंदर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे डायोड लगा है, बीजेटी, मॉसफेट, आज की डेट में सर इसमें जितना भी चिप लगा हुआ है पूरा चिप पढ़ा रहा हूँ सर। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा डोमेन है, यही आता है सर। और इनसे क्वेश्चन आते हैं? अरे बिल्कुल सर, ये आता है पूरा। ये जो बना रहे हैं सर आज की डेट में, जो फोन जो बना हुआ है, लैपटॉप बना हुआ है सर, यही पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर जो भी चल रही पूरी मैकेनिज्म। हाँ, इसका आप वाला डिपार्टमेंट नहीं पढ़ा हूँ सीएस का, इसके अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग भी तो कहीं एग्जीक्यूट करेंगे सर। आप डेटा स्टोर करते हो, डेटा स्टोर होगा, हार्डवेयर जो, हाँ, तो जो डेटा स्टोर हो रहा है सर, वो आज की डेट सीमॉस में हो रहा है सर जी। सीमॉस जो मॉसफेट से बन रहा है, वो सिलिकॉन से चिप बन रही है, वहां आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसका जो पार्ट है हार्डवेयर वो पूरा इंडिया भी चिपसेट में काम कर रहा है। सिलिकॉन वाला पूरा जो पार्ट है वो पूरा सिलिकॉन, गाड़ियों में जो पूरा सेमीकंडक्टर से पढ़ा रहा हूं, पूरा सेमीकंडक्टर। ग्रेट। पूरा सेमीकंडक्टर। तो ये तो बहुत सच में अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, और आपको डेफिनेटली आपको भी ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ती होगी। ऐसा नया मल्टी स्किल्स, मैं देखता हूँ आप ऑक्यूपाइड रहते हैं, पूरे गार्डन में भी कभी मिलते हैं तो आप पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आई थिंक सर, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल। एंड बच्चों को भी मैं यही कहूंगा कि आपने जो भी सर ने इनपुट्स दिए हैं, चाहे वो स्टडी के लिए हो, अगर आप सर से भी पढ़ना चाहते हैं या सर का भी कुछ देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सर के बारे में थोड़ा और डिटेल, तो आप सर के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फैकल्टी बनना चाहते हैं तो जो फैकल्टी के पैरामीटर सर ने बताए, क्योंकि वो सारी चीजें डिग्री के बाद है और डिग्री से पहले वाले भी हैं, तो दोनों पैरामीटर्स पे हमने डिस्कस इसीलिए किया क्योंकि सर का बैकग्राउंड उससे था। तो 10 साल की सर ने अपनी जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और एंड नोट पे आप भी हमेशा सक्सेस को प्राप्त करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, जैसा मैं हर वक्त बोलता हूं, और मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।